नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे केआरबीएल के बारे में। हम देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं। हम उनके वैल्यूएशंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और रिसेंटली जो उनके स्टॉक्स में काफी फॉल हुआ था और मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए थे उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल बाइंग के लिए ठीक लेवल पे अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। केआरबीएल का बिजनेस राइस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है और वो सिर्फ बासमती राइस को प्रोसेस करते हैं। तो हम पहले बासमती राइस के बारे में थोड़े डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये जो बासमती राइस है वो एक प्रीमियम सेगमेंट का राइस है और वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस होता है और इसमें अराउंड 70% का प्रोडक्शन इंडिया में होता है और बचा हुआ 30% का प्रोडक्शन पाकिस्तान में होता है। तो ये राइस जो बासमती राइस है वो 2000 तक ट्रेडिशनल मेथड से प्रोड्यूस होता था, जिसमें काफी ज्यादा पानी की जरूरत होती थी और प्रोडक्शन इतना ज्यादा अच्छे से आता नहीं था। तो उसके बाद में 2000 के बाद में कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए और एक 1121 पूसा करके एक राइस है वो डेवलप हुआ और उसके बाद में ये पूरा इंडस्ट्री काफी चेंज हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि उनका जो यील्ड था या उनका जो प्रोडक्शन था राइस का काफी बढ़ गया और इसका जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो भी काफी कम हो गया। तो इसके बाद में और इसका जो मोस्टली एडवांटेज था वो केआरबीएल ने उठाया और उसके बाद में उनके जो प्रॉफिट्स है 2000 के बाद में वो काफी इंक्रीज हो गए, उनके मार्जिन भी काफी बढ़ गए और वो एक अच्छे से प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। अभी हम ये राइस के प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो पहले तो ये राइस प्रोक्योर किया जाता है, यानी फार्मर से लिया जाता है, जिसमें केआरबीएल के फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये एक बार प्रोक्योरमेंट होने के बाद उनका जो सॉर्टिंग होता है या ग्रेडिंग जिसे कहते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो उसमें से राइस के ग्रेन्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, उनके पैडी की चेकिंग की जाती है और ये सारा होने के बाद उनका जो ऊपर का हस्क होता है यानी ऊपर का जो कोटिंग होता है उसको निकाला जाता है और उसके बाद में ये राइस को एजिंग कराया जाता है। एजिंग यानी उनको एक वेयर हाउस में रखा जाता है ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल तक, जिससे क्योंकि ये प्रोसेस है जो राइस का फ्लफीनेस होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है और ये राइस की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इसीलिए एजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे राइस इंडस्ट्री में। और उसके बाद में जो एजिंग का किया हुआ राइस होता है उसको पॉलिश किया जाता है और पॉलिशिंग होने के बाद उसको एक अच्छे से पैकेट में पैकेजिंग करते हैं और वो राइस को फिर एक्सपोर्ट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में या इंडिया में उसको डोमेस्टिकली उसको सेल किया जाता है। केआरबीएल के टोटल 4 प्लांट्स है जिसमें उनकी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग राइस की होती है और इसमें से जो प्रोसेसिंग का सेगमेंट है उसमें उनकी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 195 मैट्रिक टन पर आवर इतनी है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इसके अलावा उनके जो 4% के रेवेन्यूज है वो एनर्जी सेक्टर से आते हैं, इसमें उनके कुछ विंड या सोलर एनर्जी से रिलेटेड उनके रेवेन्यूज आते हैं। बट उनका जो मेजर सेगमेंट है वो राइस प्रोसेसिंग ही है और इसमें से उनको ऑलमोस्ट 96% के रेवेन्यूज आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि केआरबीएल के टाइप्स होते हैं कि फार्मर्स के साथ जिससे वो पैडी प्रोक्योर करते हैं। तो ये उनका जो हार्वेस्टिंग का सीजन होता है वो सिर्फ अक्टूबर टू दिसंबर यानी ये 3 मंथ्स का ही होता है और ये 3 मंथ्स में केआरबीएल को जो उनकी जो इन्वेंटरी होती है वो ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन मैट्रिक टन इतना उनको प्रोक्योर करना होता है। तो इसलिए उनको ये सारा प्रोसेस एक इनलाइन करना होता है और ये बहुत मेजर प्रोसेस है उनके बिजनेस का। और उसके बाद में फिर वो राइस को थोड़ा एज किया जाता है यानी 1.5 से 2 साल तक रखा जाता है और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो ये रखने के लिए जो जगह लगती है उसको वेयर हाउस बोलते हैं और केआरबीएल के जो खुद के वेयर हाउसेस है उनकी जो पूरी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन टन इतनी या मिलियन स्क्वायर फुट इतनी उनकी कैपेसिटी है। तो इसके अलावा उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट 32% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनके रेवेन्यूज के और ऑलमोस्ट 62 to 63% उनका जो सेल्स है वो डोमेस्टिक मार्केट से होता है। केआरबीएल के काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स है और उसमें से उनका जो इंडिया गेट ये ब्रांड है तो वो काफी फेमस ब्रांड है। तो इंडिया गेट के अंडर जो इंडिया गेट क्लासिक है वो एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट है और इसका 1 kg का जो राइस है वो ऑलमोस्ट 200 रुपए से भी ज्यादा है। और इसके अलावा उनका जो ब्रोकन सेगमेंट है उसमें उनका दुबार और तीबार ये सेगमेंट्स है। जो स्वीट डिशेस होती है उसमें जो राइस लगता है उसके लिए एक अलग सेगमेंट है। उनका जो बिरयानी के लिए लगता है उसके लिए एक अलग सेगमेंट है और इसके अलावा जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए उनका एक अलग सेगमेंट है जिसको वो वेट वॉचर्स करके बोलते हैं।
तो टोटल इनका जो केआरबीएल का मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 35% है, और इसमें से उनका ऑलमोस्ट 45% मार्केट शेयर रूरल सेगमेंट में है, 40% मार्केट शेयर उनका जो टाउन 1 सिटीज होती है उनमें है। तो इससे ये दिख रहा है कि ये केआरबीएल एक इंडिया में जो डोमेस्टिक उनके जो सेल्स है उसमें एक लीडर है, और इसके अलावा उनका जो एक्सपोर्ट से इनकम आता है तो एक्सपोर्ट से भी उनका काफी ज्यादा इनकम आ रहा है। केआरबीएल के रिसेंटली 4 या 5 सालों में उनके प्रॉफिट्स काफी बढ़ गए हैं, और इसका जो मेजर रीजन है वो उनके मार्जिन्स का एक्सपेंशन है। तो 2014 में उनके जो मार्जिन्स थे वो ऑलमोस्ट 14-15% तक थे, और 2018 में बढ़ के ऑलमोस्ट 24% तक के हो गए हैं। और इसका जो रीजन है वो सेल्स का इंप्रूवमेंट नहीं है, उनके सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, बट उनके जो प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं वो मेजरली मार्जिन्स के एक्सपेंशन के कारण है। और ये प्रॉफिट इंक्रीज हो गए हैं इसलिए वो उनका स्टॉक भी काफी रैली हो गया था लास्ट 3 या 4 सालों में, और अभी वो आपने देखा होगा तो उसके हाई से ऑलमोस्ट 50 या 60% का उसने करेक्शन दिया है। स्टॉक फॉल होने का मेजर जो रीजन है वो उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है। तो उनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे जिनका नाम है गौतम खेतान, वो केआरबीएल में 2007 टू 2013 तक थे, और उसके बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और अभी फिलहाल में 2018 में उनको कुछ अरेस्ट किया था अंडर ऑगस्टा केस, तो जिसमें उनको बाद में बेल मिल गया था। तो ये जब ये हो रहा था तो उसके पीछे और एक इवेंट चल रहा था। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मोनिश पबराई एक ये बहुत ही फेमस इन्वेस्टर्स है, तो उनको केआरबीएल में कुछ स्टेक चाहिए था, अराउंड 60 to 70 लाख शेयर का उनको बाइंग करना था। तो बलचराव करके एक इन्वेस्टर है जो केआरबीएल में है, तो उनके पास वो ये उनका जो शेयर्स थे वो मोनिश पबराई इनको सेल करने वाले थे। बट ये डील जो ईडी है जो कंट्रोलिंग बॉडी है, तो उन्होंने ये डील होने नहीं दिया और उन्होंने वो डील रिजेक्ट किया। और उसके इमीडिएटली बाद फिर ये न्यूज आ गया उनके जो एक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और उसके बाद में स्टॉक एक्चुअली बहुत ज्यादा बाद में फॉल हो गया। तो इसमें मोनिश पबराई को थोड़ा एडवांटेज मिल गया, और उनका जो लॉस होने वाला था तो वो उनको उतना लॉस हुआ नहीं। और उसका जो बाद में जो स्टॉक फॉल होने का बाकी के जो रीजंस है, तो उसमें उनके ऑडिटर जो कंपनी के ऑडिटर्स है या जो सीए है, तो उसमें भी उनके जो बैकग्राउंड है वो उतना अच्छा नहीं है। उनके ऊपर कुछ सीबीआई के केसेस चालू है, और उसके बाद में उन्होंने अपने कंपनी का नाम चेंज कर दिया था, और बाद में फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया, और कंपनी के अभी कुछ अलग ऑडिटर्स है। इसके अलावा जो इंडियन इनकम टैक्स है उन्होंने भी केआरबीएल पे कुछ चार्जेस लगाए थे, तो इसमें उन्होंने कुछ प्रॉपर टैक्स भरा नहीं था। तो ये सारा देख के मुझे ये लग रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज है कंपनी में, और सपोज ये इश्यूज नहीं भी है और प्रमोटर जैसे क्लेम कर रहे हैं कि वो एक काफी अच्छी कंपनी है, और ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज है वो सारे फॉल्स है, तभी भी मार्केट उनको फिर से उतने वैल्यूएशन दे नहीं पाएगा जो उनके पहले के वैल्यूएशंस थे। इसके अलावा मैं उनके बिजनेस के बारे में काफी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि उनका ये जो बिजनेस है राइस प्रोसेसिंग का बिजनेस, वो एक कमोडिटी से लिंक बिजनेस है, और सपोज बासमती राइस या पैडी के प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं तो उनके मार्जिन्स काफी कम हो जाएंगे, और इसका इमीडिएट इफेक्ट उनका जो है वो प्रॉफिट में दिखेगा, और उनके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। बट केआरबीएल ये एक अच्छे से एस्टेब्लिश ब्रांड है, उनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं। उनका जो प्रीमियम सेगमेंट का इंडिया गेट क्लासिक ये जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी उन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन की है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी अच्छे हैं। बट उनका जो टोटल प्राइसिंग है 1 kg का, ये इंडिया गेट क्लासिक का, तो वो ऑलमोस्ट 200 रुपीज से ज्यादा है, और यही आप कंपेयर करोगे नॉर्मल बासमती राइस से तो ऑलमोस्ट वो 80 रुपीज पर केजी के आसपास मिलता है। तो ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल कंज्यूमर होगा वो 200 रुपीज से ज्यादा राइस बाय करने के लिए थोड़ा सोचेगा कंपेयर टू 80 रुपीज का जो बासमती नॉर्मली जिसका रेट है। और इसके अलावा ये बिजनेस जो है वो क्लाइमेट से काफी रिलेटेड होता है, और सपोज बारिश ही नहीं हुई प्रॉपरली तो फार्मर उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, और उसके बाद में फिर केआरबीएल जैसी कंपनी उनको ज्यादा प्रोसेस नहीं कर सकेगी। तो ये एक दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड एक इश्यू है। और जैसे कि आपको रिसेंटली पता होगा कि ईरान पे कुछ यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, तो मोस्ट ऑफ द इंडियन कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट है वो ईरान या गल्फ कंट्रीज में होता है। तो ये भी थोड़ा बिजनेस के लिए एक निगेटिव पार्ट है।
तो ये सारा देख के उनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है या उनका जो बिजनेस टोटल मॉडल है या टोटल बिजनेस है, तो ये देख के मुझे इतना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैंने ये स्टॉक में कुछ बाइंग नहीं की है और आगे जाके भी मुझे नहीं लगता मैं इसमें कुछ बाइंग करूंगा। इसमें अभी प्राइस मैटर नहीं करेगा या वैल्यूएशन मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि सपोज आपको बिजनेस के बारे में उतना डिटेल्स नहीं पता होगा या आपको वो बिजनेस पसंद नहीं है, तो बेटर है कि उसको ये टोटल स्टॉक को अवॉइड करो। और ऐसे काफी स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिसमें आप उसका स्टडी करके वेट कर सकते हो आपके वो प्रॉपर प्राइजेस पे आने के लिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग कंपनी के बारे में देखेंगे और उनका एक पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।